हेलो बच्चों, आज फिर मैं आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, केवल 2 दिन ही हमारे पास बचे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स के पेपर, जो 17 फरवरी को होने वाला है। आप सभी ने पूरा सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा और आप अभी ये परेशान होंगे कि हम रिवीजन कहां से करें, रैपिड रिवीजन कहां से करें, कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ें और कहां से पढ़ें। तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, जेएस टॉपर्स पॉइंट पर। मैं आपका मैथ्स टीचर शिवम धारीवाल और मैं आपको आज पूरी मैथमेटिक्स का कंप्लीट रिवीजन करवाने वाला हूं, बिल्कुल रैपिड रिवीजन करवाने वाला हूं, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। तो चलिए आज का रिवीजन शुरू करते हैं, ठीक है। देखो, जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10 के अंदर सबसे पहला चैप्टर हमारे पास क्या है? रियल नंबर। सबसे पहला चैप्टर क्या है हमारे पास? रियल नंबर। देखो, रियल नंबर के अंदर दो भाग होते हैं, एक इरेशनल और एक रेशनल। इरेशनल नंबर वह नंबर होते हैं जो पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, और रेशनल नंबर वह नंबर होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। मोस्ट फेमस सवाल हमारे पास क्या है? अंडर रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करना। अंडर रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करना, ये वाला क्वेश्चन हमेशा याद करके जाना है आपको। आप एक बात देखिए, आपके पास जो पाई होती है, पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7, लेकिन पाई भी एक इरेशनल नंबर है, जबकि वो पी वाई क्यू की फॉर्म में है। लेकिन और कंडीशन के जानने के बाद आपको पता चलेगा कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर के अंदर जो अंतर होता है, रेशनल नंबर को एक टर्मिनेटिंग नंबर होना पड़ेगा। अगर आप 22/7 को डिवाइड करोगे तो वो टर्मिनेट नहीं है, वो अनंत काल तक चलता रहेगा। तो इस वजह से पाई एक इरेशनल नंबर है। यहां से बात समझ में आई सबको? रेशनल और इरेशनल की बात समझ में आई। अंडर रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करना आपको आता होगा, बहुत अच्छी तरीके से आता होगा। देखो, इक्वलिट डिवीजन लेमा, ये आपको नहीं पढ़ना, ये आपके सिलेबस से कटा हुआ है। इक्वलिट डिवीजन लेमा की जो एल्गोरिथम है वो भी आपको नहीं पढ़नी, ये भी आपके रिवीजन सिलेबस से कटा हुआ है। दूसरी बात, अगर किसी भी टर्म को देखो, टर्मिनेटिंग होने का मतलब होता है जो आपका एंड हो जाए, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जैसे कि पाई, मतलब डिवाइड करने पर वो एंड ही ना हो, उसे नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और फंडामेंटल थ्योरम तो आप सभी जानते ही हैं, क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फैक्टराइज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। यहां तक बात समझ में आई। अब मैं थोड़े से आपको रियल नंबर के इंपॉर्टेंट रूल्स बता देता हूं। लेट पी, आप सभी जानते हैं, अगर एक पी नंबर है उसको, ठीक है ना, पी एक नंबर है जो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। पी एक नंबर है, अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये पहला जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो आपको हमेशा याद रखना है। दूसरा रिजल्ट क्या है आपके पास? एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। और ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है, ओनली वैलिड फॉर द टू नंबर्स। केवल दो ही नंबर के लिए ये वाली कंडीशन आपके पास वैलिड हो जाएगी, ठीक है ना। तीसरा रिजल्ट आपको याद रखना है कि एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ। तो पहले चैप्टर के अंदर इरेशनल प्रूफ करना आना चाहिए, एलसीएम एचसीएफ को क्वेश्चन पता होना चाहिए। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको ये वाला क्वेश्चन भी हमेशा याद होना चाहिए। बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है कि लास्ट डिजिट 0 होगा, एंड डिजिट 0 होगा। तो उसके लिए आप सभी को पता है क्या चीज होनी चाहिए? 2 मल्टीप्लीकेशन 5 होनी चाहिए। उसका फैक्टर क्या होना चाहिए? 2 मल्टीप्लीकेशन 5। तो रियल नंबर कोई ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, आपके पास केवल 3 से 4 टॉपिक थे। एक तो इरेशनल का, एक एलसीएम एचसीएफ का, एक एंड विद 0, ठीक है। केवल 3 ही क्वेश्चन आपको करने हैं इस चैप्टर में से, ठीक है। दूसरा चैप्टर आपके पास है क्या? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के अंदर मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको। देखो, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, इसका मतलब है जो ग्राफ केवल एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उसके उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, सबसे पहला यही है। आप देख रहे हैं कि इस ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस पे ये वाला ग्राफ 2 जगह कट कर रहा है, तो इसका मतलब है इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे सर? वो 2 हो जाएंगे। यहां पर देखो, टच करके जा रहा है, केवल टच करके जा रहा है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे सर? केवल 1 हो जाएंगे। 1 2 3, नंबर ऑफ जीरो 3। और यहां पर आप देख रहे हैं कि कोई भी पॉइंट पर एक्स एक्सिस को ये ग्राफ टच या कट नहीं कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 9 जीरो। ये बात हमेशा याद रखना। अब मैं आपको बता देता हूं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और दूसरी बात है क्यूबिक पोलिनोमियल। देखो, जो क्यूबिक पोलिनोमियल है आपके पास, पहले वाला जो सिलेबस था उसके अंदर क्यूबिक पोलिनोमियल भी पढ़ते थे, लेकिन आपको इस क्यूबिक पोलिनोमियल को
नहीं पढ़ना है, केवल आपको क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब आप हमेशा याद रखना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो आप सभी जानते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी होती है। और जिसकी जितनी भी पावर होती है, जिस पोलिनोमियल की जिसकी भी हाईएस्ट डिग्री होती है, उसके उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। अगर जीरोस की बात करूं तो इसका एक अल्फा मान लिया जाता है और एक बीटा मान लिया जाता है। और जीरो के रिलेशन की बात करूं तो सम ऑफ द जीरोस बराबर होता है, देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट हमारे साथ बी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि ए, यानी कि माइनस बी अपॉन ए। इसका मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो गया माइनस के बी अपॉन ए। वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब हो गया कि अल्फा इंटू बीटा आपके पास बराबर किसके आ जाएगा सर, वो आ जाएगा आपके पास सी अपॉन ए के। दो बात आपको समझ में आई, एक्स एक्सिस में जितनी बार कटेगा उसके उतने नंबर ऑफ जीरोस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, हाईएस्ट डिग्री 2 है तो 2 नंबर ऑफ जीरोस होंगे, जीरोस के बीच का रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, आपको देखो अगर आपके पास कोई भी वैल्यू है तो उसको कैसे निकाल सकते हो, देखो अगर आपके पास पॉलिनोमियल है तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, देखो ये रिमाइंडर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम भी आपको नहीं पढ़नी है, इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा पर आधारित है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर केवल आपको 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं, एक तो ये और एक ये। और मैं एक बात और आपको बता दूं, अगर आपके पास जीरोस गिवन है तो उसकी जो इक्वेशंस बनती हैं वो बनती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक ये वाली बात भी आपको हमेशा याद रखनी है। एक और रिलेशन आप इसमें याद रखना कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके अंदर जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। एक ये कंडीशन हमेशा याद रखनी है, ठीक है ना। एक तो ये वाली कंडीशन और ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है पॉलिनोमियल्स के अंदर, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल के अंदर एक्स एक्सिस पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके अल्फा बीटा का रूट्स और अल्फा बीटा रूट से इक्वेशन कैसे बनती है और अल्फा बीटा के बीच का रिलेशन। और एक ये कंडीशन एक्स्ट्रा मैंने आपको लिखवा दी कि अगर आपके पास क्वेश्चन आया था अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का, तो दूसरे चैप्टर पॉलिनोमियल के अंदर इससे अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। देखो आपके पास आता है तीसरा चैप्टर है आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर सोल्व करने के तरीके देखते हैं तो केवल 2 तरीके से सोल्व हो सकता है, एक तो अलजेब्रिक मेथड और एक ग्राफिकल मेथड। अगर मैं ग्राफिकली मेथड की बात करूं तो ग्राफिकली मेथड के अंदर अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके 2-2 या 3-3 पॉइंट आप निकालते हो, उन 3 पॉइंटों को लाइन पर रिप्रेजेंट करते हो और इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हो। देखो ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्यों, इसके अंदर जो क्वेश्चन भी आएगा वो क्वेश्चन आएगा ग्राफ से, तो ग्राफ बनेगा लेकिन जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के साथ ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया भी निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप इन पॉइंटों से आप क्या बनाओगे, एक लाइन 2 लाइन, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वो एक इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट का जो वो पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर वो जो पॉइंट होगा इंटरसेक्शन पॉइंट, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। जैसे इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है आपके पास 3,2, तो इसका मतलब है ये क्या है x और ये क्या है y। इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा x के लिए 3 और y के लिए 2 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई। और एरिया निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। दूसरा मेथड होता है एक अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड के अंदर सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा मेथड पढ़ाया था मैंने एलिमिनेशन मेथड, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड आपके सिलेबस में नहीं है। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है ना। एक तो एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफ, यहां तक बात समझ में आई, आपको समझ में आई होगी। अब बात आती है 2 लाइनों के बीच का रिलेशन क्या क्या हो सकता है। 2 लाइनें एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है, पैरेलल लाइन हो सकती है, और आपके पास कोइंसिडेंट लाइन हो सकती है, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई 2 लाइनें इंटरसेक्टिंग लाइन है तो उसका a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये के वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं कंडीशनों पर आते हैं, ठीक है ना। और इंटरसेक्टिंग लाइन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो कितने होते हैं, एक सॉल्यूशन होता है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होता है। और जिस लाइन का सॉल्यूशन होता है वो लाइन एक कैसी लाइन होती है, कंसिस्टेंट लाइन होती है। वो कैसी लाइन होती है सर, कंसिस्टेंट लाइन होती है। कोइंसिडेंट लाइन की अगर कंडीशन की बात करें तो a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2। इसके सॉल्यूशन कितने होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट पर टच करते हैं तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और जिसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं वो कंसिस्टेंट। वहीं आप पैरेलल लाइन की कंडीशन है वो होती है a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए। ग्राफ से सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेते चलना, नहीं तो मैं पीडीएफ लिंक पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। देखो आपके पास चौथा चैप्टर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता है, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है हमारे पास,
ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जिसकी पावर 2 होती है उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसके भी दो रूट्स होते हैं, है ना। देखो रूट्स और जीरोस में क्या फर्क होता है? जीरोस का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जिस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करें और इक्वेशन जो है जीरोस बन जाए, जीरो बन जाए। और रूट्स का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन में पुट करने पर वो जीरो के बराबर आ जाए, ठीक है ना। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाती है वो कितनी आती है? ए एक्स स्क्वायर माइनस के ओ प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0। इसके भी दो ही रूट्स होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। और अल्फा और बीटा के बीच का रिलेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। अब देखो आपको फाइंडिंग करनी है। एक तो ये तरीका है आपके पास, इस तरीके से फाइंड कर सकते हो, कोई कॉम्प्लीमेंटेड मेथड आता है। नहीं तो आपके पास कोई फॉर्मूला आता है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इक्वेशन का रूट्स निकाल सकते हो। नहीं तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड तो है ही आपके पास, ठीक है ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड तो है ही आपके पास। और आपके पास जो इस चैप्टर से जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो आपके पास वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन आते हैं, उन पर जो आता है एक तो स्पीड और डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। यानी कि अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, फास्टर, ट्रेन इतने किलोमीटर तेज चली या इतनी स्पीड से तेज चली तो इतना टाइम लगेगा, है ना। तो डिस्टेंस और स्पीड वाले क्वेश्चन करके जाने हैं। एरिया ऑफ फिगर, यानी कि रेक्टेंगल का फिगर है, 2 सेंटीमीटर उसकी लेंथ बढ़ाई तो एरिया इतना इंक्रीज हो गया, ये वाले क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। फ्लो और रेट का क्वेश्चन आ सकता है, वॉल्यूम आपका वाटर टैंक में से कितना निकल रहा है। नहीं, और नंबर और एजेस का सवाल आ सकता है, उसकी एज इतनी है, उसकी एज इतनी है, और नंबर्स का सवाल आपके पास आ सकता है, ठीक है ना। अब देखो इस चैप्टर का ये वाला पोर्शन तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक इक्वेशन है, उसके सॉल्यूशन निकालने आने चाहिए, और इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, मतलब किस किस पर सवाल इसके आ सकते हैं। और इस चैप्टर का एक अलग भाग भी है, वो है नेचर ऑफ रूट्स। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो यही है, नेचर ऑफ रूट्स में से के का क्वेश्चन एक ना एक जरूर आपके पास आएगा, चाहे एमसीक्यू में आए चाहे 2 मार्क्स में आए। देखो नेचर ऑफ रूट्स के अंदर सबसे पहला जो केस होता है आपके पास जो होता है वो होता है डी ग्रेटर देन 0। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है नेचर ऑफ रूट्स कैसे आ जाएंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर डी की वैल्यू आपके पास कैसी आएगी? अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई तो रूट्स कैसे आ जाएंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर डी की वैल्यू आपके पास 0 के बराबर आ गई तो इसका मतलब है कि रूट्स आपके रियल तो होंगे लेकिन इक्वल होंगे। अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी आ गई यानी कि निगेटिव आ गई, रूट्स तो होंगे लेकिन वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रूट्स होंगे। लेकिन आपकी क्लास 10 के अंदर क्या लिखा जाएगा? रूट्स आर नॉट रियल। ऐसा नहीं लिखना कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट, ओ नो रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है ना। रियल रूट नहीं होंगे, रूट्स तो होंगे जो इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो इसका मतलब है रूट्स आर नॉट रियल, रियल रूट नहीं होंगे। यहां तक बात समझ में आई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आई होगी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके पास ये रहा, नेचर ऑफ रूट्स ये रहा, एप्लीकेशन आपके पास ये रहे, इसके से छोड़ देते चलना, ठीक है ना। अगला चैप्टर आपके पास क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगला चैप्टर आपके पास क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, ठीक है ना। एपी एक प्रकार की क्या है सर? हमारे पास सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस होता है, यानी कि A1 A2 A3, इस तरीके की सीरीज को हम क्या बोलते हैं? एपी। जिसके बीच का अंतरकाल यानी कि A2 माइनस A1 बराबर होगा A3 माइनस A2। अगर ये कंडीशन किसी भी सीरीज के अंदर आ जाती है तो उस सीरीज को हम क्या बोल देते हैं सर? ये है सीरीज एपी है। यहां तक बात समझ में आई? अब बात आती है आपको एपी के nth टर्म का फॉर्मूला। देखो अगर कोई से भी नंबर की टर्म आपको निकालनी है एपी के अंदर तो आपको ये निकालना पड़ेगा। एपी में सबसे बेसिक जो टर्म होती है, यानी कि पहली टर्म को हम हमेशा ए बोल देते हैं और कॉमन डिफरेंस को हम क्या बोल देते हैं सर? डी बोल देते हैं। अगर आप एपी की nth टर्म का बात करते हो तो आपके पास आ जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो एपी की जो nth नंबर वाली टर्म होगी या टीएन लिख देते हैं, तो nth नंबर वाली जो टर्म होगी उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। अगर आपने टर्म निकाल ली है तो इसका मतलब है कि आप उस एपी का सम भी निकालना होगा। अगर आपको सम निकालना है तो एपी का सम का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और देखो ये वाला जो फॉर्मूला है एपी का, जो मैंने आपको बाद में बताया था, एस एन बराबर n अपॉन 2 एस एन बराबर n अपॉन 2 a प्लस ए एन। इसका मतलब है अगर जिस एपी के अंदर लास्ट टर्म आपको गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे सर, अगर नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे n अपॉन 2a n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आपने सम निकाल लिया, एपी की nth टर्म निकालनी, एपी क्या होती है ये बात पता चल गई, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं ये बात आपको पता चल गई। अब देखो एक अलग तरीके से अगर एपी को देखें तो एपी में क्वेश्चन आते हैं लेट द थ्री टर्म्स,
लेट द 4 टर्म्स, लेट द 5 टर्म्स। तो एपी के अंदर अगर 3 टर्म आपको लेट करनी है तो वो हमेशा लेट करनी है a माइनस डी, ए प्लस डी। एपी में 4 टर्म आपको लेट करनी है तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अगर एपी में आपको 5 टर्म हमेशा लेट करनी है तो आपको लेट करनी पड़ेगी a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। यहां तक बात आपको समझ में आई? ठीक है ना। तो एपी में 2, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म कैसे लेट करते हैं, तो वो इस तरीके से लेट करते हैं। यहां तक बात अच्छी तरीके से आपको समझ में आई। अब बात आती है कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट के बारे में, है ना। अगर एपी के n टर्म के नेचुरल सम कर निकालना चाहोगे, नंबर ऑफ नेचुरल सम्स निकालना चाहोगे, उसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2। यानी कि शुरू के अगर आपके पास 7 नेचुरल नंबर है, उनका सम निकालना चाहोगे तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना, 7 नेचुरल नंबर का आ जाएगा n 7 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 2 यानी कि 28। वही आपके पास mth मतलब यानी कि लास्ट से mth टर्म निकालनी है आपको, है ना। अगर लास्ट से mth टर्म निकालनी है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई आपको? फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n माइनस m प्लस 1, है ना। बात आती है एपी, फाइंड द एपी हुज nth टर्म इज गिवन। अगर किसी एपी की nth टर्म गिवन है तो आप उस एपी की क्या निकालोगे, एपी निकालना चाहोगे। तो आपके पास अगर एपी की nth टर्म इस तरीके से गिवन है तो 1 पुट करके 1 निकल जाएगा, 2 पुट करके 2 निकल जाएगा, 3 पुट करके 3 निकल जाएगा, ठीक है ना। और मैं एक कंडीशन आपको और बता देता हूं, ओड टर्म का सम n स्क्वायर के बराबर होता है। हमेशा याद रखना, फर्स्ट n ओड टर्म्स का सम n स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना। अब बात आपको समझ में आई। अब देखो ये कंडीशन आपको कब याद करनी है कि आपको पहले ये बात आपके पास आ जाए, ये 3 टर्म है, ये 3 टर्म एपी के अंदर है, इस बात को प्रूव करो। तो आपको प्रूव करना पड़ेगा a प्लस सी बराबर 2ab। ये एपी की क्या होती है सर, कंडीशन होती है। यहां तक बात समझ में आई आपको? ये एपी की क्या कंडीशन होती है कि a प्लस सी यानी कि साइडों की दोनों टर्म और बीच की दोनों टर्म के बराबर होगा। एपी में आपको सारी बातें समझ में आई है? हाँ जी सर, समझ में आई। देखो अगली बात, अगला चैप्टर आपके पास है सिमिलर ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल के अंदर सबसे पहले क्या आती है आपके पास, क्राइटेरियाज। क्राइटेरिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, ए डबल ए का, एस का सर, यानी कि तीनों साइडों का रेशियो आपके पास बराबर होना चाहिए, और एस क्राइटेरिया। यहां तक बात आपको समझ में आई? यहां तक समझ में आई। एरिया की थ्योरम क्या होती है, देखो दो सिमिलर ट्रायंगल जो होते हैं अगर उनका रेशियो निकालना चाहोगे तो रेशियो बराबर होगा उनकी साइडों के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। अगर आपके पास 2 ट्रायंगल है और उनके एरिया का रेशियो आप निकालना चाहते हो, तो वो बराबर होगा उनकी करस्पॉन्डिंग साइडों के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। यहां तो बात आपको समझ में आई। और इसी के अंदर अगर आप पेरीमीटर वाला देख लो तो पेरीमीटर जो होता है, अगर आप पेरीमीटर लिख लो, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, इन दोनों का अगर आप रेशियो निकालना चाहते हो तो बराबर होगा सर AB अपॉन PQ के। यहां तो बात आपको याद रखनी है। ये सवाल बहुत बार पूछे जाने वाले सवाल है, ठीक है ना। पाइथागोरस आपको हमेशा याद होनी चाहिए सर। और बात आती है आपके पास 2 सिमिलर ट्रायंगल है तो आपके पास क्या क्या चीज हो सकती है। अगर 2 ट्रायंगल आपके पास सिमिलर आ गया तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होंगे ही होंगे और करस्पॉन्डिंग साइडों के रेशियोज हमेशा बराबर होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर आती है थेल्स थ्योरम, जिसको हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बोलते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का मतलब है अगर ए बी सी आपके पास कोई ट्रायंगल है और तीसरी साइड के पैरेलल एक लाइन आपने खींच दी डी, तो वो जो लाइन है वो आपको सेम रेशियो में उस ट्रायंगल को डिवाइड कर देगी, यानी कि एडी अपॉन डीबी बराबर हो जाएगा ए अपॉन ईसी। इसका जो प्रूफ है वो आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है ना। इसका जो प्रूफ है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर आपने बीपीटी पढ़ ली, बीपीटी का मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, तो आपको सीबीपीटी भी पता होनी चाहिए। बीपीटी का मतलब है अगर कोई लाइन पैरेलल है तो वो सेम रेशियो में डिवाइड कर देगी, अगर सेम रेशियो में डिवाइड है तो लाइन पैरेलल होगी, उसे हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसका जो प्रूफ है वो आपको नहीं पढ़ना, ठीक है ना। इसका जो प्रूफ है वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो आपको एक तो बीपीटी का प्रूफ आपको हमेशा याद होना चाहिए, बीपीटी क्या होती है वो याद होनी चाहिए। कन्वर्स ऑफ बीपीटी आपको पता होनी चाहिए कि अगर रेशियो बराबर है तो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। यहां तक बात आपको समझ में आई। क्राइटेरिया आपको ये पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज आपको ये पता होनी चाहिए, और आपको बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी और सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आपको ऑलरेडी बीच में लिखता हुआ चल रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ठीक है ना। अगला चैप्टर आपके पास आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग है वो है एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि एक ये पॉइंट है और एक पॉइंट ये है। अगर आप इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी निकालना चाहते हो तो आपके पास जो दूरी निकल कर आएगी सर वो कितनी आएगी, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आई। दो पॉइंटों के बीच की दूरी निकालना आप अच्छी तरीके से सीख गए। हाँ जी सर, अच्छी तरीके से सीख गए। स्क्रीनशॉट ले लेना आप अच्छी तरीके से। ये फॉर्मूले आप अपने मोबाइल में स्क्रॉल करते हुए याद करते हैं, मेमोरी बढ़ती है। दूसरी बात आपके पास आ जाएगा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला मतलब है दो पॉइंटों को किसी भाग में डिवाइड करना। सेक्शन फॉर्मूला दो प्रकार का होता है, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। एक्सटर्नली आपके पास कटा हुआ है तो इसको काट देना, ठीक है ना। अब बात पढ़ते हैं इंटरनली। इंटरनली का मतलब है कि अगर आपके पास दो पॉइंट हैं और इस पॉइंट के बीच में एक पॉइंट आ गया तो रेशियो हमने मान लिया m1 और m2, ठीक है ना। कुछ आप लिख लेना चाहे m चाहे n, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो उसका सेक्शन फॉर्मूला क्या आपके पास होता है, m1x2 m2x1, ठीक है, m1y2 m2y1, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला है ये इस वाली कंडीशन के लिए वैलिड है। अगर पहले वाले पोर्शन को x1 और y1 m1 m2 इस तरीके से आप राइट करते हो तो ये फॉर्मूला आपका उस प्लेन में लग जाएगा। यहां तक बात अच्छी तरीके से समझ में आई। डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, यहां तक बात अच्छी तरीके से समझ में आई। एप्लीकेशन में ये छोटी छोटी बातें आपको लिखते हुए देता चल रहा हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट लो और पढ़ते चले जाओ। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कोलिनियरिटी का है तो कोलिनियरिटी देखो डिस्टेंस फॉर्मूले से भी प्रूफ हो सकती है। कोलिनियरिटी का मतलब है अगर आपके पास ए बी सी तीन पॉइंट है और आपको इनका कोलिनियर प्रूफ करना है। कोलिनियर का मतलब होता है सीधी लाइन पर, यानी कि अगर कोई तीनों पॉइंट है वो तीनों के तीनों पॉइंट एक सीधी लाइन पर हो, उस बात को अगर आपको प्रूफ करना है तो यानी कि ए बी की दूरी और बी सी की दूरी बराबर प्रूफ करनी होगी आई सी के बराबर, ठीक है ना। आपको ये कंडीशन आपको प्रूफ करनी होगी। अब बात आती है एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि अगर आपके पास तीन पॉइंट आपके पास बन गए, उन तीन पॉइंटों पे कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल का होता है वो होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3, ठीक है ना। तीनों पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। अब देखो अगर आपने तीन पॉइंटों का एरिया इक्वल 0 के प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब हो जाएगा वो तीनों के तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर। तो कोलिनियरिटी आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल से ही प्रूफ हो सकती है और डिस्टेंस फॉर्मूले से ही प्रूफ हो सकती है। यहां तक बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई। हाँ जी सर, समझ में आई। अब बात आती है सेंट्रोइड ऑफ द सर्किल। सेंट्रोइड ऑफ द सर्किल अब क्या बात आती है आपके पास, देखो तीनों मीडियन होती हैं, तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर कट करती हैं उस पॉइंट को हम सेंट्रोइड ऑफ द सर्किल बोलते हैं, ठीक है, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल बोलते हैं। अब बात आती है सेंट्रोइड। अब देखो तीन पॉइंट आपके पास गिवन है तो सेंट्रोइड आपके पास क्या होता है सर, वो होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल होता है सर। सेंट्रोइड का कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पे भी सवाल आसान तरीके से बन जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। देखो अगला सवाल मतलब अगला चैप्टर आपके पास क्या गिवन है, वो है सर ट्रिग्नोमेट्री, मोस्ट वेटेड वाला चैप्टर, यानी कि इसमें से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। देखो अगर ये चैप्टर आता तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपके पास मतलब कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के सामने। अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किसके अंदर सर, रेशियोज के अंदर। साइन किसके बराबर होता है, पी अपॉन बी। कोस किसके बराबर होता है, बी अपॉन एच। टेन किसके बराबर होता है, पी अपॉन बी। कोसेक किसके बराबर होता है, एच अपॉन बी, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल सर कोट आपके पास होता है। यहां तो बात अच्छी तरीके से समझ में आई। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रही तो याद रखना पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और यहां पर लिख देना साइन, कोस, टेन और इधर से अगर आप पढ़ोगे तो यानी कि कोसेक, सेक और कोड। यहां तक बात अच्छी तरीके से आपको रेशियोज याद हो जाएंगे। यहां तक बात समझ में आई। अगर आपने रेशियोज याद कर लिए तो रेशियोज याद करने के बाद आपको हमेशा याद होनी चाहिए सर सबसे ज्यादा क्या, आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी सबसे पहले जो आपके पास आती है वो बनकर आती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ए की जगह कुछ भी हो, साइन स्क्वायर थीटा हो, एक्स हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। ये जो ए है वो एक तरीके से क्या है सर, आपके पास एंगल है। ए का मतलब क्या है, आपके पास एंगल है, चाहे थीटा हो चाहे ए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, यानी कि सी वाला सी के साथ जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर किसके होता है, सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। देखो इस तरीके का मैंने एक सवाल आपको दे रखा है, इस सवाल को भी मोस्ट इंपोर्टेंटली आप पढ़कर जाना, ठीक है ना। अगर आप इंटर रिलेशन की बात करते हो तो इंटर रिलेशन की अगर आप बात करते हो तो रिलेशन क्या होता है, साइन ए बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक ए। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं सर, रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अगर कोसेक ए को इधर लेकर आते हो तो ये एक बात याद रखना, साइन ए की मल्टीप्लीकेशन अगर उसके रेसिप्रोकल के साथ करते हो तो वो बराबर होती है 1 के। इसी तरीके से इस कंडीशन में फॉलो करेगा और इस तरीके से इस कंडीशन के अंदर भी
फॉलो करेगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपके पास कटे हुए हैं तो ये सवाल आपको नहीं पढ़ना है। अब बात आती है आपके पास वैल्यूज। अगर ये टेबल आपके पास याद नहीं है तो आप हमेशा भूल जाना कि ट्रिग्नोमेट्री में कर सकता हूं। ये टेबल तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये टेबल तो आप जाते साथ अपनी जो आपको 15 मिनट मिलेंगे ना याद करने के, तो उस पर बना लेना। क्वेश्चन पेपर पर कुछ नहीं लिखना, जो आपकी आंसर शीट होगी उस पर थोड़ा थोड़ा शुरू में बना लेना। ये टेबल तो आपको हेल्पफुल हो जाएगा और ये टेबल आप याद कर लेना, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद आता है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि अगर आप आंख से ऊपर देखते हो तो उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हो, अगर आप नीचे झुक के देखते हो तो उसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये सारी बातें हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इन सब बातों को थोड़ा गो थ्रू हो जाना। एक तो ये वाला सवाल भाई जरूर करना और एक ये वाला सवाल आपको जरूर करना है, ठीक है ना। ठीक, ये सवाल और ये दोनों सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से सर करने ही करने हैं, ठीक है। अगला चैप्टर आपके पास आता है सर सर्किल। अब देखो सर्किल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, एक तो थ्योरम। देखो सर्किल के अंदर सबसे पहले जो थ्योरम आपके पास आती है वो आती है ये वाली, अ टेंजेंट टू अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अगर कोई सर्किल है, सर्किल के अंदर टेंजेंट है, टेंजेंट जो होती है वो रेडियस के साथ क्या होती है, परपेंडिकुलर। अगर मैं टेंजेंट की बात करूं, अगर आप टेंजेंट की बात करते हो तो एक सर्किल है, सर्किल को दो भागों में डिवाइड करने वाले लाइन को क्या बोलते हैं सर, सेकंड, ठीक है ना। और सेकंड के अंदर जो होती है वो होती है एक कोड। अगर इन दोनों पॉइंटों से आप ज्वाइन कर दो तो उसे क्या हम बोलते हैं, कोड। सबसे लॉन्गेस्ट कोड को हम क्या बोलते हैं सर, डायमीटर। अगर सर्किल के एक पॉइंट से टच होने वाली जो लाइन होती है उसे हम बोलते हैं सर टेंजेंट। सर्किल के केवल एक ही पॉइंट से टच होने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। जिस पॉइंट पर टच होती है उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर जो रेडियस आती है आपके पास सर्किल के अंदर जो होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। यही हमारी पहली थ्योरम है। अब थ्योरम नंबर 2 क्या होती है आपके पास, वो आती है थ्योरम नंबर 2 आपके पास क्या कहती है सर, थ्योरम नंबर 2 है आपके पास कि अगर कोई सर्किल है, सर्किल का एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से एक तो दो ही टेंजेंट हो सकती है और दोनों की दोनों जो टेंजेंट होंगी वो सर्किल के ऊपर दोनों की दोनों टेंजेंट वो इक्वल होंगे। एक तो ये थ्योरम है, यानी कि ये वाली टेंजेंट इस वाली टेंजेंट के साथ बराबर आएगी, ठीक है। एक तो ये वाला सवाल आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली करना है, ठीक है। एक तो ये वाला सवाल आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली, और एक ये वाला सवाल स्पेशल नोट मैंने ऑलरेडी आपके पास ये लिख कर दे दिए हैं, ठीक है ना। और कुछ रिजल्ट आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाना सर्किल के अंदर। इससे अलावा कुछ भी देखो, बेसिक्स बात अगर आपको पता है तो सर्किल में आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। पहली थ्योरम, दूसरी थ्योरम, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एंड टेंजेंट फ्रॉम ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है ना। एक सर्किल से इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं, क्यों, क्योंकि सर्किल जो होता है इनफाइनाइट पॉइंट से बना हुआ होता है। सर्किल के अंदर इन सारी बातों के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब बात आती है एरिया ऑफ रिलेटेड टू सर्किल। देखो अगर आपके पास कोई सर्किल है, सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस है यानी गोल आकार है, यानी कि सर्किल का जो पेरीमीटर है चारों तरफ का, उसे हम बोलते हैं 2 पाई आर। सर्किल का एरिया आप सभी जानते हैं वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर सर्किल को अगर भागों में डिवाइड करते हो तो सबसे पहली बात आती है आपके पास सेक्टर ऑफ द सर्किल। अगर सर्किल के अंदर कोई सेक्टर बनता है, सेक्टर को हम बोलते हैं सर्किल का एक भाग। जैसे कि पिज्जा का एक स्लाइस, उसे हम बोलते क्या है, सेक्टर, ठीक है ना। अब बात आती है आपके पास सेक्टर। सेक्टर का एरिया किस तरीके से निकालते हैं सर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। आपके पास जो सेक्टर का जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं क्या है, थीटा, ठीक है ना। जैसे कि थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, 60। मैंने एग्जांपल के तौर पे भी ऑलरेडी आपके पास गिवन कर रखा है। लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क जो मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे सर, आर्क बोलेंगे। यहां से लेकर यहां तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे सर, आर्क बोलेंगे। तो θ/360 2 पाई आर जो फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ द आर्क होता है। सेक्टर का एरिया कितना होता है, θ/360 2 पाई आर स्क्वायर, और आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360 2 पाई आर। अब देखो आपने सेक्टर पढ़ा, आर्क पढ़ा, अब देखो ये जो कोड है, ये जो कोड है जिसने सेक्टर बनाया है उसने एक सेगमेंट भी बनाई होगी, उसने एक सेगमेंट भी बनाई होगी। तो इस सेगमेंट का जो एरिया होगा आपके पास वो होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया मैं आपको एक बहुत छोटी तरीके से बता देता हूं, वो होता है 1/2 आर्क स्क्वायर साइन थीटा। अब ये थीटा क्या है, ये वाली वैल्यू, ठीक है ना। एक और छोटी बात मैं आपको बता देता हूं सर, साइन 120 वाला अगर आपके पास सवाल आता है इस चैप्टर के अंदर, 120 वाला सवाल मोस्ट फेमस है, तो हमेशा याद रखना साइन 120 की जो वैल्यू होती है सर वो √3/2 ही होती है। बात खत्म, आपको कुछ नहीं करना, कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है,
साइन 120 की वैल्यू √3/2 होती है। ये बात हमेशा मेरी याद रखना। अगर आपके पास ये इक्विलेटर ट्रायंगल बन जाता है तो उसका आंसर हो जाएगा √3/4 r²। बात खत्म। शॉर्ट तरीके से पढ़ो, जल्दी करोगे सवाल आपके पास बनते चले जाएंगे। जैसे एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल ये आपके पास ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना। ये पॉइंट भी आपको रिकॉल कर जाने हैं, ठीक है। सेक्टर समझ में आया, आर्क समझ में आई, सेगमेंट समझ में आ गया, है तो बात समझ में आई। देखो ये जो नोट है मैं लिखते जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छी तरीके से इनको पढ़ जरूर लेना, ठीक है ना। अब कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। देखो 2-3 कॉम्बिनेशन है वो, जैसे ये सर्किल है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर में 4 सर्किल बन रहे हैं, है ना। अगर आप यहां से यहां तक देखते हो, जैसे ये है, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू 2 यूनिट है, तो जाहिर सी बात है यहां से लेके यहां तक डी और यहां से लेके यहां तक डी, यानी कि 2D की वैल्यू 2 यूनिट हो गई, तो डी की वैल्यू 1 यूनिट होगी, आर की वैल्यू 1/2 हो गई। सिंपल सी बात है। तो आपको ये सारे फिगर इस तरीके से पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपके पास चैप्टर आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बात आती है सर क्यूबॉइड। देखो क्यूबॉइड का टीएस है 2 × L + B × H CSA का आपका जो फॉर्मूला होगा 2 × BH × HL। तो बात समझ में आई। अगर आपके पास कोई भी क्यूब आता है, क्यूब का जो आपके पास एरिया होता है वो होता है 6A² और चारों तरफ का आपको एरिया निकालना है तो 4A²। वॉल्यूम निकालना है तो A³ और आपको अगर क्यूब का आपको डायगोनल निकालना आता है तो आप अच्छी तरीके से कोई भी सवाल कर सकते हो। तो क्यूब का जो डायगोनल होता है √3a होता है, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है √2a होता है। वॉल्यूम LBH, वॉल्यूम A³। ये बात भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो ये आपने पढ़ी तो नहीं होगी, लेकिन डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड बराबर होता है √L² + B² + H²। ये बात याद रखना, ठीक है। अब बात आती है क्यूबॉइड कोन की। देखो कोन का अगर आप एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हो πr/L, टोटल सरफेस एरिया की बात कर सकते हो तो πr/r+L, वॉल्यूम की बात करते हो 1/3 πr²H। L की अगर आप बात करते हो तो L² बराबर होता है r² + H², ठीक है ना। L की बात करें तो L² बराबर होता है H² + R²। सिलेंडर की बात करते हो तो सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr/r+H होता है। CSA की बात करते हो 2πr/H और वॉल्यूम πr²H, ठीक है ना। वॉल्यूम आपके पास कितना होता है πr²H। अगर आप स्फीयर की बात करते हो तो जो स्फीयर होता है आपके पास, स्फीयर की रेडियस होती है, रेडियस यानी कि देखो स्फीयर जो है उसका कर्व सरफेस एरिया निकालना चाहोगे या टोटल सरफेस एरिया निकालो, दोनों बात है इक्वल है। स्फीयर का जो एरिया होता है 4πr² होता है और वॉल्यूम 4/3 πr³ होता है। हेमिस्फीयर की बात करते हो तो CSA इसका जो होता है वो होता है 2πr², TSA 3πr² और वॉल्यूम 2/3 πr³, ठीक है ना, πr³। अगर आप बात करते हो फ्रस्टम आपको नहीं पढ़ना, ये आपका सिलेबस से कटा हुआ है, ठीक है ना। फ्रस्टम आपको नहीं पढ़ना है। और जो मैंने थोड़े नोट आपके पास लिख रखे हैं ये आप स्क्रीनशॉट लेकर इन नोटों को जरूर पढ़ लेना। ये फॉर्मूले आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली याद होने चाहिए और ये नोट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर आपके पास है सर प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट चैप्टर सर आपके पास कितना है, क्या है, प्रोबेबिलिटी। देखो कोई भी इवेंट है तो इवेंट एलिमेंट्री इवेंट ओनली वन आउटकम, तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट इज 1। पहली बात, कोई भी इवेंट अगर आपके पास श्योर इवेंट है तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1। इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है सर वो कितनी होती है आपके पास 0। अगर आप प्रोबेबिलिटी का, अगर आप एक थ्योरम की बात याद रखें तो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है मिनिमम आपके पास 0 हो सकती है, मैक्सिमम आपके पास 1 हो सकती है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी का एक बेसिक नॉलेज याद रखनी है तो आपको हमेशा याद रखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो बराबर होती है फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, ठीक है ना। अब बात आती है आपके पास कोई एक डाई उछाल लो, ठीक है ना। देखो एक मैं आपको बता दूं, इस प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको कॉइन पढ़ना है, डाई पढ़ना है, कार्ड्स पढ़ने हैं, ठीक है ना। कार्ड्स की नॉलेज आपको अच्छी तरीके से होनी चाहिए, कॉइन की नॉलेज आपको अच्छी तरीके से होनी चाहिए, डाई की नॉलेज आपको अच्छी तरीके से होनी चाहिए। अगर मैं कॉइन की बात करता हूं, अगर आप एक कॉइन को उछालते हो तो 2 आउटकम निकल कर आएंगे, 2 कॉइन को उछालते हो तो आपके पास 4 आउटकम निकल कर आएंगे, अगर 3 कॉइन को आप उछालते हो तो आपके पास 8 आउटकम निकल कर आएंगे, ठीक है ना। अगर एक कॉइन को 2 बार उछालो या 2 कॉइन को एक साथ उछालो, बात दोनों सेम है। 3 कॉइन को एक साथ उछालो या एक कॉइन को 3 बार उछालो, ये बात भी बिल्कुल सेम है। तो बात समझ में आई, ठीक है। कॉइन की बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी सर, हाँ जी सर समझ में आ गए। अब बात आती है आपके पास कोई भी डाई की। देखो अगर आपके पास कोई डाई है
एक तरीके से क्या है, सैंपल स्पेस। एक डाई को आप उछालोगे तो नंबर ऑफ आउटकम्स 6 आएंगे। 2 डाई को एक साथ उछालोगे तो नंबर ऑफ आउटकम आपके पास कितने आएंगे सर? नंबर ऑफ आउटकम आपके पास कितने आएंगे? 36 आएंगे। अगर 3 डाई को एक साथ उछालोगे तो आपके पास नंबर ऑफ आउटकम कितने आएंगे? 216। हाँ, तो बात समझ में याद रखना। कॉइन पढ़ना है, डाई पढ़ना है और कार्ड्स पढ़ने हैं। ये सारी बातें आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी का ये आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं, मैंने ऑलरेडी लिखकर दे दिया है, ये बात भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है किसी इवेंट का ना होना। हाँ, किसी इवेंट का होना ना होना दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर होता है। जैसे अगर किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी है 0.5 तो उसकी प्रोबेबिलिटी ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0.5, यानी कि 1 में से सब्सट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है ना? तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। थैंक यू टू ऑल। और ठीक है, आपको सारी के सारे फॉर्मूले, सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। सारे के सारे स्क्रीनशॉट लेकर आपने रख लिए होंगे। और एक कमेंट बॉक्स में लाइक जरूर लिखना। थैंक यू टू ऑल। और इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। और जेएस टॉपर्स पॉइंट को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।